ये चार्ट एक यूनिक एग्जाम्पल है जो हमारे सामने ये दिखाएगा कि डेस्टिनी, कर्मा और फ्री विल कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में। अब देखिए, सबसे पहली बात जो इस चार्ट को देखते ही जो पता चलती है वो ये पता चलती है कि या तो ये लेडी डॉक्टर होगी या इनका हस्बैंड डॉक्टर होगा, या हो सकता है दोनों डॉक्टर हों। कैसे? कैसे हम? ऐसे पता चलता है कि जब भी किसी चार्ट में मून आपको लग्न में दिखे या सेवेंथ हाउस में दिखे, तो ये एज ए रूल नोट कर लीजिए कि वो पर्सन या तो डॉक्टर होगा, या उसके हस्बैंड डॉक्टर होंगे, या उसकी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली होगी। इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, तो चार्ट एनालिसिस में ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये जो लेडी है ये डॉक्टर है, इनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, और इनके बच्चे भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये डॉक्टर है तो ये मेरे पास क्या करने आई थी जब इनको हेल्थ इश्यू भी नहीं है। ठीक है ना भाई, एस्ट्रोलॉजर के पास तो हम तभी जाते हैं ना जब हमें कोई प्रॉब्लम हो। तो अब इनकी कहानी शुरू से सुनिए। जब कोई चार्ट मेरे पास आता है, और ये जितने भी चार्ट मैं आप लोगों के सामने जो एनालाइज कर रहा हूं, ये वो चार्ट है जो कहते हैं मेरे पूरे जीवन को एनालाइज कर दीजिए और उसको मुझे वीडियो बना के दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक पन दो काज ये कर रहा हूं कि एक तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा और इनको भी वीडियो मिल जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग आएगी सामने। ठीक है ना। तो अब जरा सा इस चार्ट को, इनकी कहानी शुरू से सुन लीजिए। इनकी कहानी ये है कि ये एक एमबीबीएस डॉक्टर है अपने जमाने की। उस समय एमएस होता था लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये गवर्नमेंट जॉब में थी। अभी ये भी क्लियर होगा कि ये गवर्नमेंट जॉब में क्यों थी। इनका कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था। 75 में इनकी शादी हुई। ये सारे डिटेल्स मैं क्लाइंट से लेता हूं, जो इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि मुझे सब कुछ बता दीजिए, तो फिर मैं उनके लाइफ पाथ भी पूरा लेता हूं। तो इनकी जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक इनका कैरियर बहुत बढ़िया चला। ये गवर्नमेंट जॉब में थी, यही लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड थी। शादी के बाद धीरे धीरे करके इनका कैरियर डगमगाया, समझिएगा यहाँ पे। और कैरियर ऐसा डगमगाया कि इन्होंने खुद रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। अभी ये सब चीजें हमको चार्ट बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ। रिजाइन करने के बाद ये अपने हस्बैंड के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगी। तब तक हस्बैंड की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चलती थी। प्रैक्टिस समझते हैं ना आप लोग? तब तक हस्बैंड की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चलती थी, लेकिन जब ये हस्बैंड के साथ अटैच हो गई, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, ये भी एमबीबीएस डॉक्टर है, तो धीरे धीरे उनकी भी प्रैक्टिस खत्म हो गई। लाइफ टफ होती चली गई, टफ होती चली गई। किसी तरह लाइफ चलती रही। दो इनके बच्चे हैं, दोनों इस समय मैरिड हैं। एक इनके साथ रहता है, एक कहीं और रहता है। बच्चों से इनको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक इन्होंने, अभी एक बात किसी ने उठाई थी ना कि इनके फोर्थ हाउस पे वीनस की दृष्टि है तो इनका घर वगैरह स्टेटस अच्छा होगा। इनका घर, इन्होंने ये बताया कि जो हमने घर 1980 में खरीदा था उसी में हम रह रहे हैं, हम उसको आज तक बदल नहीं पाए हैं। वो भी एक छोटा सा फ्लैट है। अब यहां पे देखिए, डेस्टिनी, कर्मा और फ्री विल क्या करवा देती है इंसान से। एक दिन हम लोग ये बात कर रहे थे, इनके चार्ट की बात नहीं है, एक दिन हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर वीनस केतु किसी बच्चे के चार्ट में है
तो उस बच्चे की एक्टिविटी देख के हम ये समझ सकते हैं कि ये बच्चा अपने जीवन में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर उस बच्चे के अंदर दूसरों को देने की एबिलिटी है, अगर आप लोग को याद हो, अगर उसको लेट गो करने की एबिलिटी है उसके अंदर, मेरा तेरा कर नहीं करता है अगर वो, तो वो बच्चा बहुत राइज करेगा। और अगर वो मेरा तेरा, ये मेरा खिलौना है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मैं उसको नहीं दूंगा, अगर वो बचपन से कर रहा है तो वो राइज नहीं करेगा। ये फ्यूचर दृष्टिकोण है। वीना जी आई थिंक अपने ग्रुप की है ना ये? जी सर। ओके, तो ये बात आप लोगों को वीनस केतु वाली याद आई? हाँ, बताया था आपने। यस सर। बताया था ना। तो मून का अगर भी बताया। हाँ, अगर वो बच्चा, बात ये हो रही है कि अगर वो बच्चा वहां पे अपने को, उसके फादर मदर उसको अलाइन कर दें और उसकी आदतों में ये बदलाव करा दें, चेंज करवा दें कि तुम्हें मेरा तेरा नहीं करना है, हर चीज के लिए लेट गो की भावना ले आओ अपने अंदर, तभी तुम जीवन में राइज करोगे। तो वो बच्चा राइज करेगा। इसी बात का ये एग्जाम्पल, ये चार्ट है कि कैसे हम अपने को अलाइन करके चलते हैं तो सब कुछ ठीक चलता है, कैसे हमारा अलाइनमेंट जब बिगड़ जाता है, कर्मों का अलाइनमेंट, तो चीजें तहस नहस हो जाती हैं। तो शादी के बाद इनकी स्थिति खराब होती चली गई, हस्बैंड के साथ ये प्रैक्टिस में आई, हस्बैंड की प्रैक्टिस खत्म हो गई। उसके बाद हस्बैंड ने इनको पूजा पाठ में थोड़ा लगा दिया, हस्बैंड इनके बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो जब ये पूजा पाठ में जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे हस्बैंड की स्थिति और बर्बाद होती चली गई। स्थिति ये आ गई कि इनको डिपेंडेंट होना पड़ा अपने बच्चों के। ठीक है ना, यहां तक बात आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो रही है? इनको डिपेंडेंट होना पड़ गया अपने बच्चों पे। ये मेरे पास इसलिए आई थी कि देखिए क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी दाल रोटी चल जाए। क्या ये चार्ट इतना खराब लग रहा है कि इनकी ये स्थिति हो? देखने में तो नहीं लग रहा। बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन आज इनकी स्थिति ये है कि इन लोगों के अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। इन हस्बैंड वाइफ के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। जो कुछ है वो बच्चे ही इनके लिए करते हैं। तो घर में क्या स्थिति होगी इन लोग की? अगर बच्चे अच्छे होंगे तो स्थिति ठीक होगी। ठीक होगी मतलब बच्चे एक्सेप्ट कर रहे होंगे इनको, चलो ठीक है। और अगर बच्चे दूसरे नेचर के होंगे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होंगे ठीक से। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या ये चार्ट दिखा रहा है? नहीं, नॉर्मल लग रहा है सर। लेकिन ये प्रॉब्लम ये चार्ट दिखा रहा है। अब देखिए कैसे, पहले चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम निकालते हैं इसमें से। अरुण जी ने जो भी बताया सब सही बताया। अरुण जी सुन रहे हैं ना? जी जी सर, थैंक यू। आपने जो भी बताया सब सही बताया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं बस उसमें मैं। जी देखिए इनके लगन का लॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर अपनी मूल त्रिकोण राशि में तो है, लेकिन एक बात जुपिटर के साथ हमेशा याद रखिएगा, जुपिटर जहां बैठता है उस घर की लाइट खत्म कर देता है। यस सर, बिल्कुल। ये मैं भूल गया था कि उसकी दृष्टि जहाँ होगी वो अमृत है, लेकिन जहाँ वो बैठा होगा वो वहाँ पे लाइट। तो जो जुपिटर की तीन तीन दृष्टियां होती हैं, कौन कौन सी? 5 7 9। 5 7 9, वो तो फिर भी ठीक हो सकती हैं। बाकी इनका लग्न खराब हो गया,
लेकिन लग्न खराब होने से भी चलिए कोई बात नहीं है। ये इन्होंने बताया कि शादी के पहले मेरा कैरियर बहुत बढ़िया था, मतलब शादी के पहले इनका सब अच्छा था। अब देखिए इनके लग्न में जुपिटर के साथ बैठा है मार्स। तो जब जुपिटर खराब हुआ लग्न में बैठ के, तो जुपिटर रिजल्ट कहाँ के दे रहा है, लग्न के और 4th हाउस के। हाँ जी। दो राशियां है ना जुपिटर की, एक लग्न में एक 4th हाउस में। तो जुपिटर लग्न में बैठ गया। मूल त्रिकोण राशि ही मेन फल देती है किसी भी प्लेनेट की। हाँ जी। किसी भी प्लेनेट की जो राशि है जिसके ऊपर काम किया जाता है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि वो उस प्लेनेट का ऑफिस है, समझ लीजिए। वो सारे काम उसी राशि में बैठ के करेगा, अच्छे या बुरे। तो इनका लग्न यहां से डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, हो गया। और जुपिटर है भी 7 डिग्री का ही, केवल 7 डिग्री का जुपिटर है। तो 7 डिग्री का प्लैनेट अगर, जी सर आपने ये जो मूल त्रिकोण बताया, शायद तब हम लोग, मैंने वो क्लास ज्वाइन नहीं की थी। एक बार इसको थोड़ा सा बता दीजिए, मूल त्रिकोण और ये सब क्या होता है, ताकि। मैं बता दूंगा। जरा सा चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, ये आप लोगों के सबके काम आएगा। ठीक है, बीच में बोलने से फ्लो टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्स को देखिए। मार्स जो है इस चार्ट में कौन कौन से हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा है, एक 12th हाउस की और एक 5th हाउस की। और मार्स जितने जरा निगाह मारिए खुद कितने डिग्री का है, एक। केवल 1 डिग्री का मार्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी लेवल इनके लग्न को मार्स को देना चाहिए था वो उसने नहीं दिया। मार्स एनर्जी का कारक है ना। तो इसका मतलब यहां से ये भी निकल के आता है ये एक बहुत सीधी लेडी है, इनको मोल्ड करना बहुत आसान है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। मार्स इसमें अस्त बोल रही है ना सर, ये मार्स अस्त है। मार्स इनका अस्त नहीं है, डिग्री वाइज बहुत वीक है। 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए इनके 2nd हाउस और 3rd हाउस की लॉर्डशिप किसके पास है, सैटर्न के पास है। सैटर्न बैठा है इनके 9th हाउस में। हाँ। तो जितने क्रूर ग्रह हैं, अरुण जी सुनिएगा, हाँ जी सर, जितने क्रूर ग्रह हैं जब वो 9th हाउस में बैठते हैं तो वो हमसे बहुत मेहनत करवाते हैं। समझिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है। अगर देव प्लेनेट जो है, जो सौम्य ग्रह हैं, जैसे जुपिटर हो गया, मून हो गया, इवन वीनस भी हो गया, अगर वो 3rd हाउस में बैठते हैं तो उनकी 7th एस्पेक्ट कहाँ जाती है, 9th हाउस पे। 9th हाउस पे। तो उस केस में अगर 9th हाउस खाली है, वैकेंट है, तो उस पर्सन का भाग्य बहुत अच्छा बन जाता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बनी बनाई चीजें मिलती हैं। अगर आप लोगों के किसी नियर एंड डियर में ऐसा हो कि 9th हाउस में कोई प्लेनेट ना हो, 3rd हाउस में इवन सन भी मान लीजिए, एक बार को सन हो, मून हो, जुपिटर हो, वीनस हो, तो आप देखिए अगर वो आपके घर का बच्चा है तो उसको वो सब चीजें अभी से मिल रही होंगी जो आप लोगों को बहुत लेट मिली होंगी। बिल्कुल। आप ही दे रहे होंगे उसको, कहने का मतलब है, लेकिन उसका भाग्य है तभी तो उसको मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सही है। तो यहाँ पे सैटर्न ने इनके भाग्य को बहुत टफ कर दिया। अब एक चीज और यहाँ पे आती है कि सैटर्न जो इनका 9th हाउस है, 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, सन। सन बैठ कहाँ गया जाके, 12th हाउस में। 12th हाउस। 12th हाउस में। तो डेस्टिनी ने क्या कहा इनसे, भाग्य कहाँ बनेगा, विदेश में। विदेश में। विदेश में या जेल में या हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल।
तो ये गवर्नमेंट जॉब में हॉस्पिटल में ही तो रही होंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये गवर्नमेंट जॉब में हॉस्पिटल में कार्यरत थी, तब तक इनका बहुत बढ़िया चल रहा था। तो इसका मतलब इनका बाकी सब छोड़ दीजिए, 9,000 इनको लेके चल रहा था। ठीक है ना। हाँ जी। और 9,000 में प्लेनेट कौन सा बैठा है? सैटर्न बैठा है। तो सैटर्न मतलब बहुत डिसिप्लिन्ड होंगी और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा होगा भाग्य को बनाने के लिए। हाँ जी। तो इन्होंने बताया कि मेरे जो सीनियर्स थे वो मेरी नाइट शिफ्ट ही चलाते थे। तो नाइट शिफ्ट चलाने का मतलब है किसी डॉक्टर की लगातार नाइट शिफ्ट अगर चल रही है तो इसका मतलब है उसको जरूरत से ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ रही है। 3 दिन इन्होंने बताया कि 3 दिन मेरी नाइट शिफ्ट लगती थी, तब मुझे एक डे की शिफ्ट मिलती थी। तो इसका मतलब सैटर्न पूरा काम कर रहा था वहां पे। हाँ जी। इनकी लाइफ को टफ बना रहा था, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बना रहा था। और सैटर्न काय का प्रोफेशन का भी कारक है। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी? इनके प्रोफेशन में हो रही थी। यहां तक कुछ कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है भाई सबको? हाँ जी। हाँ जी पूरा। हाँ जी। अब इनके 5th हाउस में आ जाइए। 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो मार्स है। बैठा कहाँ है? फर्स्ट में, लग्न में, और उसकी दूसरी जो राशि है वो कहाँ है? 12th में, 12th हाउस। यानी कि मार्स का संबंध क्या हो गया? 5-12। हाँ 5-12 का जब संबंध बनता है किसी प्लेनेट का तो वो क्या करवाता है? लोग हॉस्पिटल पहुंचा देता है, तो हॉस्पिटल में तो ये काम ही कर रही हैं। जॉब छुड़वा देता है। नहीं, जॉब नहीं छुड़वा देता है। अगर वो 12th हाउस में ही काम कर रही है तो जॉब कैसे छूट जाएगी? संगीता जी मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? जी। यूटिलाइजेशन हो गया हाउस ना। सोल्यूशन का होता है। सोल्यूशन। 5th हाउस सोल्यूशन का होता है। आ रहे हैं सोल्यूशन का होता है। डॉक्टर क्या करता है? सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? 5-12 भी बढ़िया काम कर रहा था। हम ये एनालाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई। इसका मतलब 5-12 भी इनको अपने पूरे इफेक्ट दे रहा था। ये डॉक्टर थी, लोगों को सोल्यूशन देती थी और हॉस्पिटल में काम करती थी, तो 5-12 हो गया। अभी देखिए हम लोग केपी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन केपी वाली सारी बातें वैदिक से निकल के आ रही हैं। ठीक है ना। अब इनके अच्छा 5th हाउस में बैठा है राहु। तो राहु क्या करेगा? राहु काहे का कारक है? एक्सपेंशन का कारक है। राहु चीजों को एक्सपेंड कर देता है। तो 5th हाउस में राहु होने का क्या मतलब है? राहु चीजों को एक्सपेंड करता है, मतलब चीजों को हमको हमारे साथ जल्दी भी करवा देता है। ये भी तो होता है। हाँ जी। राहु अगर किसी को बड़ा आदमी अगर बृहस्पति किसी चीज किसी के बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है तो उसको 1 साल में जो स्टेटस देता है लाके राहु उसको 1 दिन में दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राहु चीजों को अर्ली भी करा देता है। ठीक है ना। तो इनका जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ वो 7 मंथ्स की प्री मैच्योर डिलीवरी थी। उसको दिक्कत मानेंगे ना, मतलब रजनी जी प्रॉब्लम मानेंगे ना इस चीज को कि भाई वो जैसे प्रीमेच्योर हुआ। भाई बच्चा प्री मैच्योर हुआ होगा तो बहुत सारे उसके ट्रीटमेंट चले होंगे, बहुत सारी उसको उसमें रखा गया होगा। वेंटिलेटर। हाँ बहुत वेंटिलेटर नहीं, वो क्या हाँ बोलते हैं उसको? इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर, सॉरी। इंक्यूबेटर में रखा होगा बच्चे को। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई? जी सर। बिल्कुल। जरा 2 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, कोई गेस्ट आया, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ कोई नहीं। आप लोग जब तक डिस्कशन कंटिन्यू कर लीजिए। जी सर। अरुण जी,
मस्त प्रिडिक्शन हाँ। किया, वेरी वेल। अरे थैंक यू संगीता जी, मेरे को तो कुछ इतना आता नहीं है, बस थोड़ी बहुत ना वैदिक आती है, बस उस हिसाब से। अच्छा, हमें 0 आती है। इतना भी नहीं आता अरुण जी। मुझे लग सुमन रहा जी, था आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो मेरा क्वेश्चन भी है। मूल त्रिकोण राशि ये क्या होता है, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, Actually, ये ये कैसे हमने ना देखी अटेंड जाती नहीं है किया मूल पहले। त्रिकोण? मैं तो इस ग्रुप में नहीं थी, तो मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीजें ना मिस हो गई हमारी। नहीं, हाँ। अभी मुझे भी ये नहीं सुमन पता। जी, ये मूल हम भी अभी त्रिकोण ना 2-3 अभी मैंने ना एक्चुअली पढ़ाया नहीं है। ये एक्चुअली में मैं तो ये वैसे वैदिक का रखा है ना, तो वो है कंसेप्ट ओके, इसलिए मालूम है। ये आ जाएगा भाई तो अभी। फिर सर, हमारा आपसे थोड़ी मेरा डिस्कशन वैदिक कर नहीं लेते है। हैं। मुझे लगता है इसमें तो याद ही रखना पड़ता है कि कौन कौन सी राशियां मूल त्रिकोण होती है, जैसे ऐसे ही 11 है हाँ कि जैसे हाँ दिग्बल होती है ना, दिग्बली होती है राशियां अलग हाँ अलग हाँ हाँ जी, अलग अलग राशियों में। इसी तरह सब राशियों का ना अपना मूल त्रिकोण भी होता है। थोड़ा हाँ बता दीजिए। तो जैसे जैसे ये होता है ना, एग्जॉल्टेड होती है राशियां, वो अलग अलग प्लेनेट हाँ अलग जी, अलग राशियों में एग्जॉल्टेड होते हैं। जी। सब राशियों को ना वो है, बाकी वो सब भी म्यूट एडजस्ट। कर लो प्लीज। ये बाकी सब म्यूट कर लो प्लीज। तो जैसे सर ने बताया था ना, राजीव सर ने वो जीपीएस सिस्टम बताया था एक। जीपीएस के हिसाब से नंबर थे ना कुछ प्लैनेट्स के, हाँ जी हाँ वही वाले वो दरअसल दिग्बल है। उन राशियों में जाके ना प्लैनेट दिग्बली हो जाता है। हाँ हाँ उसको हिंदी में बोलते हैं दिग्बली, वो तो सारे नोटेड ही होंगे। हाँ ठीक इसी तरह मूल त्रिकोण राशियों का जो ये होता है, जैसे जुपिटर 9th राशि में अपना मूल त्रिकोण राशि में होता है। और अपना शुरू से बताऊं क्या, सन है। हाँ जी हाँ, सारा शुरू से बता दीजिए। सारे बता दो। एक मिनट, आप बता दो। सारे एडजेक्ट मेरे को भी याद नहीं है, मैं एक बार बिल्कुल देख के हाँ लिख बताऊं। रखे होते हैं कोई। सन लियो में होता है मूल त्रिकोण में, और चंद्रमा उसमें होता है टॉरस में, और मंगल एरीज में होता है, और मरकरी विर्गो में होता है। थोड़ा 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 स्लो, थोड़ा स्लो। मून। मून 2 नंबर में, हाँ जी, और मंगल होता है वो 8 नंबर में एरीज में, जी। और मरकरी होता है 6 नंबर में कन्या राशि। शर्मिला जी, शायद 3 में होता है कि जितनी और राशियां होती है ना, उनमें मूल त्रिकोण में होते हैं जिनकी 2-2 राशियां हैं। एक बार चेक कर तो लीजिए। अरुण जी कंफर्म करेंगे, तो मुझे ऐसा ध्यान है। नहीं, एग्जॉल्ट आपने ना कुछ एग्जॉल्टेशन वाले मिक्स कर दिए, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। हाँ जी, वो सन मून जो है ना, एक्सॉल्टेशन वाला होगा। हाँ सन जो है, सन होता है, आप नोट कर लो। हम्म, सन होता है लियो में। मूल त्रिकोण होती है ना जो सन की, वो लियो हाँ होती है। हाँ हाँ जी एग्जॉल्टेड वो होता है एरीज में। हाँ आप त्रिकोण के लिख लो पहले सारे। हाँ, मूल त्रिकोण लिखवा दो। मून जो होता है वो टॉरस में होता है। हम्म, मतलब सॉरी, मतलब मैं एग्जॉल्टेड नहीं होता, उसकी मूल त्रिकोण Exalted, राशि होती है टॉरस। अच्छा मून की होती है टॉरस, और मार्स की होती है एरीज, हम्म, मरकरी की होती है 6th राशि कन्या, हाँ जुपिटर की होती है 9th हम्म, सेजिटेरियस, वीनस की होती है 7th राशि हम्म, लिब्रा, हम्म, और सैटर्न की मूल त्रिकोण होती है 11th राशि एक्वेरियस। Aquarius। जी। मतलब राहु केतु का नहीं देखेंगे इसमें। पर यूं कहते हैं ना कि जो तो मूल होती नहीं त्रिकोण उनकी कोई। राशि में प्लेनेट रहते हैं वो अच्छे फल देते हैं, तो फिर इस कुंडली में तो जुपिटर अच्छा फल देना चाहिए था। जुपिटर अच्छा फल देता है, लेकिन जुपिटर जहां बैठता है उस घर को खराब करता है। ठीक है, जुपिटर के लिए कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। तो चाहे हाँ वो जी, त्रिकोण राशि हो तो भी। जी। ऐसा देखने में आया है कि जब जुपिटर मूल त्रिकोण में बैठता है तो उसकी राशियों के इफेक्ट और अच्छे हो जाते हैं। हाँ लेकिन अगर वो पुष्कर नवांश में आ जाए तो तब भी।
अभी पुष्कर नमाज की बात करेंगे इस चार्ट की। D1 ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जुपिटर की राशि सर देखिए, लीला जी आपकी तरफ से डिस्टरबेंस है। जुपिटर का एस्पेक्ट देखिए कहाँ कहाँ पड़ रहा है, 5th और 9th पे, 5, 7, 9। और 7th पे भी। 7 पे भी। हाँ। तो 5th हाउस में राहु बैठने के बावजूद 7 मंथ की प्रेगनेंसी में बच्चा हो गया और बच्चा सरवाइव कर गया। Yes. इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? जुपिटर की वजह से ना। जुपिटर है। ओनली बिकॉज ऑफ जुपिटर। नहीं तो 7 महीने का बच्चा कहाँ सरवाइव करता है? हाँ वो भी उस टाइम में सर, उस टाइम में कोई इलाज भी नहीं होते थे। उसके बाद देखिए जुपिटर का 7th एस्पेक्ट इनके 7th हाउस पे पड़ रहा है। हाँ जी। ठीक है ना। अब आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहिए कि जुपिटर मून को देख रहा है तो एक तरीके से गज केसरी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। हाँ मेरे भी यही था। तो फिर इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों? हाँ। इसका जवाब अभी आगे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इनका जो 7th हाउस है उसकी लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। हाँ जी। 7th हाउस क्या होता है? हाउस का, हाउस का, पार्टनर का, बिजनेस का, पार्टनर का, बिजनेस का। रिटेल बिजनेस। तो बिजनेस इन्होंने किया नहीं क्योंकि ये तो मेडिकल प्रोफेशनल में गवर्नमेंट जॉब में थी। ठीक है। और पार्टनरशिप भी नहीं हुई इनकी क्योंकि बिजनेस नहीं हुआ, तो पार्टनर इनके हस्बैंड ही हो गए, है ना। इनके हस्बैंड ही, इनके स्पाउस ही इनके पार्टनर हुए। तो इनके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 11th हाउस में, मरकरी है। तो मरकरी है तो क्या शो कर रहा है? हस्बैंड एक एजुकेटेड व्यक्ति होंगे। एजुकेशन दिखा रहा है ना। हाँ जी। हस्बैंड इनके एक एजुकेटेड व्यक्ति होंगे। और साथ में कौन बैठा है? केतु। लेकिन जरा केतु की डिग्री और मरकरी की डिग्री देख लीजिए एक बार। केतु जो है वो 10 डिग्री का है और मरकरी 20 डिग्री का है। मतलब केतु मरकरी है, मरकरी केतु नहीं है। तो मतलब इस चार्ट को देख के अगर मरकरी केतु करके कोई कह दे कि इनकी एजुकेशन में ब्रेक आया होगा तो गलत हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है वो केतु जी। लेकिन डिग्री वाइज केतु और मरकरी पास में है तो इफेक्ट तो थोड़ा आएगा। हाँ जी। इफेक्ट तो आएगा। तो इफेक्ट क्या आया? इफेक्ट ये आया कि ये लेडी हाई स्कूल आर्ट साइड से किया, इंटर इन्होंने मैथ्स साइंस साइड से किया, उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर इन्होंने CPNT किया। तो देखिए स्ट्रीम में कितना चेंज हुआ। तो केतु ने अपना इफेक्ट दिया कि नहीं दिया? यहाँ पे ये केतु का इफेक्ट है। केतु अगर मरकरी के आगे होता, मतलब केतु अगर मरकरी की तरफ जा रहा होता तो एजुकेशन में ब्रेक भी देता। अब यहाँ पे आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन मिल गया होगा। एक क्लास आप लोग ने करी थी किसी और की, उसमें बात ये हो रही थी कि सर मेरे तो मरकरी केतु है लेकिन मेरे एजुकेशन में ब्रेक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? याद आया? तो वो इसीलिए नहीं हुआ था। मोनिका जी को याद आ गया होगा। मुझे तो नाम भी याद है उन मैडम का, मीनाक्षी मैडम ने पूछा था ये क्वेश्चन। आई स्टिल रिमेम्बर। हाँ जी। किसी का नाम मत लीजिए जी। ठीक है। वो इसलिए हुआ होगा कि वो मरकरी केतु और केतु मरकरी की बात होती है। ठीक है। यहां तक हम लोग कुछ रीड कर पाए सही चार्ट को जी। अब केतु यदि मरकरी को फॉलो करेगा तो एजुकेशन में ब्रेक नहीं आएगा।
केतु अगर मरकरी को फॉलो करेगा, मतलब ये हुआ मरकरी केतु की तरफ जा रहा है, केतु मरकरी की तरफ आ रहा है, हाँ उस केस में एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है और ब्रेक होता है लोगों के। लेकिन यहाँ पे क्या है, केतु 10 डिग्री का है, मरकरी 20 डिग्री का है। तो अब केतु मरकरी को टच नहीं करेगा, हाँ हाँ क्योंकि केतु तो 10 से 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, और मरकरी 20 से 21, 22, 23 तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बिल्कुल समझ रही। ठीक है, अब अरुण जी सुनिएगा। हाँ जी सर। अब इनका 8th हाउस का देखिए, 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है इनका? 7th हाउस में। 7th हाउस में। तो पीड़ा कहाँ से आएगी? 7th संगीता मैम अनम्यूट कर लीजिए। स्पाउस से सर। स्पाउस से आएगी। और कौन सा प्लेनेट है जो बैठा है वहां पे? मून। मून किन चीजों का कारक है? फीलिंग्स का, मदर, मन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8th हाउस से जो इनको मेन पीड़ा आएगी वो अपनी मदर इन लॉ से आएगी। हाँ मून आ गया ना वहां पे, 8 की लॉर्डशिप लेके बैठा है। यस। तो जो जॉब छोड़ने का इनका रीजन था वो मदर इन लॉ ही थी, क्योंकि इनकी ड्यूटीज नाइट्स की ज्यादा लगती थी, तो उनका कहना था बच्चों को संभालो, घर पे रहो। पुराने जमाने में पहले क्या होता था कि लोग इतना जागरूक नहीं थे कि गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे, और वैसे भी थोड़ा से जिन लोगों में लिटरेसी कम है वो जॉब को, पढ़ाई लिखाई को, स्टेटस को नहीं समझते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे 8th हाउस ने इनको क्या दिया? पीड़ा दिया। कहां से दिया? 7th हाउस से दिया। 7th हाउस कौन है? इनके हस्बैंड हैं। और मून क्या है? मून इनकी मदर इन लॉ है। अभी हस्बैंड ने भी बहुत पीड़ा दिया इनको, वो भी आगे बताता हूँ। ऐसा नहीं है 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, अगर 8th का लॉर्ड 7th में बैठ गया तो मून है तो मदर इन लॉ ही देगी। 7th हाउस मतलब इनके स्पाउस से भी इनको बहुत पीड़ा मिली है। वो कैसे मिली है अभी आगे समझेंगे। अब देखिए, अब 9th हाउस पे आते हैं। देखिए 9th हाउस की मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, 9th का लॉर्ड 12th में बैठा है, तो उसमें इनको प्रोफेशन करने के लिए कहाँ कहा? बाहर कहा या हॉस्पिटल में कहा? वो इन्होंने किया। साथ में सैटर्न है, तो ये डिसिप्लिन बहुत थी मगर हार्ड वर्क बहुत करा दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगर करा दिया तो करा दिया, चल तो रहा था सही, है ना? अब 10th हाउस में आ जाइए। 10th हाउस में देखिए इनके बैठा है वीनस। देना चाहिए सारी लग्जरी। 10th से 7th एस्पेक्ट दे रहा है 4th हाउस को, तो घर में सारी लग्जरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं हो पाई? वीनस लॉर्ड 11th में एग्जॉल्टेड होता है, कौन सी राशि में डेबिलिटेटेड होता है? डेबिलिटेटेड है, 6 में है। 12th में एग्जॉल्टेड होता है ना? 11th में एग्जॉल्टेड होता है। डेबिलिटेटेड भी और डिग्री वाइज भी 28.24 डिग्री भी ज्यादा है, मतलब मृत में माना जाता है। जैसे इनका डेबिलिटेटेड है। वीनस खुद में किस चीज का कारक है? वीनस खुद में कारक है कंफर्ट का, लग्जरी का। तो इनके जीवन से कंफर्ट और लग्जरी गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेबिलिटेटेड है। तो यहाँ पे वीनस की रेमेडी कर लेना चाहिए था बहुत पहले, जो कि इन्होंने नहीं किया। 6th हाउस में जो राशि बैठी है वो बैठी हुई है, वो जो राशि पड़ी है वो 6 नंबर है, उसकी लॉर्ड जो है होता है मरकरी। वो कहाँ चला गया? 11th हाउस में, जिसका राशि एक्सचेंज हो गया। वीनस और मरकरी का राशि एक्सचेंज हो गया। तो राशि एक्सचेंज होने से यहाँ पे क्या हुआ होगा?
वो इसका रोल तो वो बोलते हैं ना कि राशि ये जो राशि एक्सचेंज होने पे जो तेरा वो मेरा, वैदिक में तो ऐसे चेंज हो बोलते हैं ना। जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 11th हाउस में मरकरी, वीनस, केतु तीनों काम करेंगे और 10th हाउस में वीनस और मरकरी दोनों काम करेंगे। हाँ जी, यही मतलब एक साधारण लैंग्वेज में समझिए तो यही तो मतलब हुआ। बिल्कुल। भाई जो प्लेनेट आपस में इंटर राशि एक्सचेंज कर रहे होते हैं वो दोनों घरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उसको ये कहा जाता है कि मैं वहां भी हूं, मैं यहाँ भी हूं, और तुम वहां भी हो, तुम यहाँ भी हो। हाँ जी, एक दूसरे के घर में है तो नुकसान तो उधर करेगा तो वो इधर भी होगा, इस वजह से नहीं। जी, चूंकि वीनस यहाँ पे इनका डेबिलिटेटेड है, तो जब वीनस का राशि एक्सचेंज मरकरी से हो गया तो मरकरी क्या है? बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस है कि नहीं है? हाँ जी, तो जब इंटेलिजेंस के साथ में डेबिलिटेटेड प्लेनेट बैठ जाएगा तो इंटेलिजेंस खराब करेगा कि नहीं? राइट। उन्होंने जो जॉब छोड़ी वो मूर्खता थी कि नहीं थी? प्रेशर में आके छोड़ी। अब इसमें राजीव जी जैसे इनके जो 7th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी बन रहा है जी, तो इसमें इनकी जैसे बुद्धि से कनेक्शन, जैसे यहाँ पे हमने किया ना कि भाई उनकी बुद्धि फिर गई उस वक्त तो जॉब छोड़ दी, तो इनकी ये जो बुद्धि वाली बात है क्या हम इनके हस्बैंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां का भी तो लॉर्ड हुआ ये वो भी इंटेलिजेंट होंगे, वो भी इंटेलिजेंट है। होंगे। अभी वो चीज कनेक्ट है, अभी उस पॉइंट पे आएंगे कि 7th में मून ने इनका क्या किया, इनको क्या दिक्कत दे दिया, राइट। तब उसमें मरकरी को भी पकड़ेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, अब देखिए इनके 12th हाउस को देखिए जरा। 12th हाउस का लॉर्ड मार्स है जो कि बैठा कहाँ है? बैठा इनके लग्न में। लगन में। हाँ जी, तो वो क्या कहता है? 1 डिग्री। 12th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए तो क्या मतलब है उसका? सर कि वो 12th हाउस को यूज करें। अरे यूज ना यूज तो एक बात की बात हो गई, एक लॉजिक बताइए। अरे अरुण जी, खर्चा, के बॉडी पे लग्न का मतलब खर्चा। बॉडी वीकनेस मतलब एक तरह से अगर मोटा मोटा देखें तो लोनलीनेस। डिसअपॉइंटमेंट्स और लॉस का हो गया ना, तो उसका लोड अगर लगन में आ गया तो उसका लग्न का खर्चा हो गया। टोटली उस जीव पे हुआ। आइसोलेट, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड आइसोलेशन, लॉस वो देगा, वो देगा। अब इनके लग्न में जो मार्स है वो बहुत कम डिग्री का है, तो लेकिन जब लग्न में मार्स होता है तो वो एक काम और कराता है, थोड़ा सा हमको एंगर भी देता है। हाँ जी, किसी भी चार्ट में लग्न में अगर मार्स है, भले ही वो जुपिटर की राशि में है तो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, लेकिन मार्स अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ जी, कारक तत्व तो उसका कारक तत्व तो अपने रखेगा। लेकिन चूंकि इसकी डिग्री 1 डिग्री है राजीव जी, तो इतना नहीं होगा एंगर। हाँ, इतना नहीं है, लेकिन इनके साथ क्या था कि केवल हस्बैंड को छोड़ के बाकी सबके लिए बहुत एंगर था। ओके, क्योंकि मार्स हस्बैंड का भी कारक हो गया ना जी। अब यहां से देखिए इनकी कहानी कैसे कैसे बदली वो समझिए। ये तो हो गया इनके चार्ट की बात, समझ में आ गया हम लोग को। अब देखिए जब तक शादी नहीं हुई थी कैरियर बढ़िया चल रहा था, शादी होते ही 7th हाउस एक्टिवेट हो गया। हाँ जी, ठीक है ना? तो 7th हाउस एक्टिवेट होने का क्या मतलब है कि मून जो उसमें बैठा है वो भी एक्टिवेट हुआ। 7th हाउस के प्लेनेट भी शादी के बाद ही एक्टिवेट होते, ये तो सबको पता होगा। हाँ जी, तो जैसे ही यहाँ पे ये मून एक्टिवेट हुआ तो मून ने जुपिटर को देखा और मार्स को देखा। सबसे पहली बात तो ये हुई, इनके 7th हाउस में मून होने का मतलब ये हुआ कि इनका मन अपने हस्बैंड में था हमेशा। राइट। हम लोग चार्ट का डिस्कशन टेक्निकली नहीं कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल बेसिस पे कर रहे हैं ताकि चार्ट आए तो हमको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है?
तो इनका मन इनके हस्बैंड में था, तो मतलब यहाँ से ये निकल के आया कि इनके हस्बैंड जो भी कहेंगे ये उस बात को मानेंगी। क्यों? क्योंकि इनके हस्बैंड का कारक भी इनके लग्न में बैठा हुआ है। हाँ जी। तो ये हस्बैंड को रिफ्यूज किसी भी बात के लिए नहीं करेंगी। चाहे हस्बैंड का जी हस्बैंड का प्रभाव उनका पूरा लगन पे है ना, क्योंकि पूरा लगन पे है। मार्स वहीं पे बैठा हुआ है। जी, चाहे वो इनका प्रोफेशन ही खराब करने के लिए कह दें तो भी ये प्रेम से मान जाएंगी। ठीक है ना? तो इस चार्ट में हुआ यही। शादी के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम इनकी जॉब में आई रिगार्डिंग ट्रांसफर। ट्रांसफर समझ रहे हैं ना, ट्रांसफर ऑफ जॉब। तो ट्रांसफर की बात क्यों आई? ट्रांसफर की बात इसलिए आई कि देखिए, एक तो इनके 9th हाउस का लॉर्ड बैठा ही 12th हाउस में, तो भाग ही इनका कहाँ है? हॉस्पिटल में है। और कहाँ है? बाहर है, घर से दूर है, घर से दूर है। और जब मून एक्टिवेट होगा, जुपिटर की दृष्टि मून पे पड़ी। जुपिटर ये खुद है कि नहीं है? जुपिटर मतलब सेल्फ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बीएनएन और वैदिक को भी कंबाइन किया जा रहा है। जो 7th एस्पेक्ट होता है, जिसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं बीएनएन में, जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं उस प्लेनेट से 7वां प्लेनेट जो बैठा होता है बीएनएन में ट्राइन के अंदर, उसको भी तो लेते हैं ना। तो यहाँ पे जुपिटर के ट्राइन में 7th प्लेनेट कौन सा आ गया? मून। मून। तो जब जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन बनेगा तो जातक या नेटिव के साथ क्या होगा? उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये डेस्टिनी हो गई इनकी कि नहीं हो गई? तो यही इनकी डेस्टिनी हुई ना कि इनको बाहर जाके काम करना चाहिए था। तो यहाँ पे जुपिटर, मार्स और मून कंबाइंड हो गए एक तरीके से आपस में, क्योंकि मून की दृष्टि जुपिटर और मार्स पे पड़ गई है कि नहीं? यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि चूंकि इनकी शादी के बाद मून एक्टिव हुआ, तो वहां से उसका रोल शुरू हो गया, क्योंकि ये उसका रोल शुरू हुआ। ये स्टैटिक प्रोमिस तो इनके चार्ट में था, लेकिन ये एक्टिवेट कब हुआ? जब उसकी दशाई या फिर वो इंसिडेंस हुआ या वो इवेंट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि जुपिटर मून और मार्स मून यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। तो जुपिटर मून एक्टिवेट होने का मतलब है इनको तुरंत ट्रांसफर आया था तो बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया? ये नहीं गई। डेस्टिनी जो कह रही है वो हमको करना पड़ेगा, बस केवल फ्री विल हमारे हाथ में होती है कि हमें कैसे करना है। जी, एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट। तो इन्होंने उसको पहचानना चाहिए कि वो इवेंट को हमें पहचानना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने क्या कहा? ट्रांसफर नहीं लेंगे। जॉब छोड़ने को हस्बैंड ने कहा, इन्होंने जॉब छोड़ दिया, प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गई। इनके हस्बैंड अच्छे नहीं होंगे इसके हिसाब से। क्यों नहीं अच्छे होंगे? ऐसा क्या? मून और मार्स का जब कॉम्बिनेशन आता है तो एक तो आदमी बहुत ज्यादा कंजूस होता है, और दूसरा मतलब मैंने जो किया है और मून मार्स का, और दूसरा मतलब ये माना जाता है कि मून मार्स का कॉम्बिनेशन आता है तो उसकी नजर जो है वो गलत होती है। सुनिए, आप मून मार्स की बात कर रही हैं कि मार्स मून की बात कर रही हैं? दोनों में बहुत ये आप क्लियर करेंगे। हाँ, मैंने मतलब मून मार्स वो नहीं क्लियर हुआ मुझे, बट मैंने कॉम्बिनेशन पकड़ा है बस। कॉम्बिनेशन जो आपने पकड़ा है वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मून पहले है तो रिजल्ट अलग होगा। मैं सही कह रहा हूँ अरुण जी की नहीं? वो क्लियर नहीं है सर मुझे। अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो कंक्रीट बेसिस पे हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि इनके हस्बैंड ऐसे होंगे।
हमको ये बोलना चाहिए कि सर हो सकता है इनके हस्बैंड ऐसे हों। हाँ हो सकता है, सही कह रहा हूँ ना? हाँ आई एम रॉन्ग, हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर हमने क्लाइंट से कह दिया तुम्हारे हस्बैंड बहुत कंजूस होंगे, तो वो उचक के कुंडली लेके भाग जाएगा, कहेगा पंडित को कुछ नहीं आता है। ठीक है ना सर? तो इसका मतलब है कि मार्स साथ में तो कंजूस हो सकते हैं, ऐसा? देखिए, मार्स है हस्बैंड, मून है लिक्विडिटी। तो अगर इनके हस्बैंड मून को यूज कर रहे हैं तो लिक्विडिटी होगी उनके पास। इसको इस तरह से देखिए, तो लिक्विडिटी होगी तो वो कंजूस नहीं होगा व्यक्ति। अगर मून पहले है मार्स बाद में है, तो इसका मतलब ये हुआ इनके हस्बैंड एक रिच पर्सन ऑलरेडी होंगे। थोड़ा सा अगर कॉम्बिनेशंस को हम लोग पकड़ना सीख ले तो काफी चीजें तो अपने आप क्लियर हो जाती हैं। सर ये लक्ष्मी योग भी तो बनता है ना मून मार्स का? अभी बताएंगे कि वो लक्ष्मी योग इनके में दरिद्र योग कैसे बन गया। इसमें सर एक चीज और क्लियर करनी है, मून मार्स में ही, मून मार्स में अब मुझे नहीं पता कि कौन सा पहले, वो आपसे मुझे पूछना है कि इसमें कहते हैं कि मून मार्स का जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है वहां पे वो आदमी जो है घर में घुसाने के लायक नहीं होता। तो मार्स मून है कि मून मार्स है? ये किसने तो कह मार्स दिया? मून हुआ ना जी। हाँ जी, मार्स 1 डिग्री है, मून 2 डिग्री है। वो आदमी घर में घुसाने लायक नहीं है, ये किसने कह दिया आपसे? मतलब मैंने पढ़ा है इस चीज को, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब उसकी नजर बेसिकली फीमेल्स के ऊपर होती है। ऐसा नहीं है। वो मार्स मून वीनस का जब बनेगा तब होगा ऐसा। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी? अब देखिए, यहाँ पे मून जुपिटर और मार्स दोनों को देख रहा है, तो देखने में तो कुंडली बड़ी अच्छी लगी कि भाई मून जुपिटर को देख रहा है, मून मार्स को देख रहा है, लक्ष्मी योग हो गया। जुपिटर को देख रहा है, गजकेसरी योग हो गया। यही तो ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा रिच होना चाहिए और बहुत पैसा इनके पास होना चाहिए। मार्स की डिग्री देखिए कितनी है, मार्स की डिग्री 1 है, मून की डिग्री 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके हस्बैंड अगर ट्रेवलिंग में होंगे या मून को यूज कर रहे होंगे तो उनके पास लिक्विडिटी और कैश बहुत होगा। यही तो बोलेंगे। लेकिन अब इस चार्ट को इसके आगे सुनिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस चार्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हिट है। शादी होते ही इनका जो है कैरियर खत्म हो गया, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। जुपिटर की और मार्स की मून पे हिट है 180 डिग्री की। तो जुपिटर की लॉर्डशिप कौन कौन सी है? फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस। 4th हाउस। फर्स्ट हाउस और 4th हाउस। और मार्स की लॉर्डशिप का, मून की लॉर्डशिप कहाँ है? 7 8th और लॉर्डशिप की बात हो रही है, लॉर्डशिप 8th हाउस है। 8th। तो इसका मतलब क्या हुआ? शादी होने के कुछ दिन बाद ही 8th हाउस ने पंगा किया होगा इनकी लाइफ में, इन लॉज से परेशानी, हिट की वजह से। हाँ। और जुपिटर ये सेल्फ है तो ये परेशान हो गई होंगी। और परेशानी इनको किस चीज की आई होगी? फर्स्ट हाउस और 4th हाउस की। तो बात यहाँ पे यही निकल के आई कि इनकी मदर इन लॉ ने इनसे बोला कि घर में रहो, बच्चे देखो। हिट का इफेक्ट देख रहे हैं आप लोग। और इन सबों के ऊपर क्या था? जब ये अनमैरिड थी तो इनको किसी ने पुखराज पहना रखा था। तो पुखराज यहाँ पे क्या करेगा? शादी के पहले बढ़िया काम करेगा, शादी के बाद इनका विनाश कर देगा। क्यों? क्योंकि हिट बनी हुई है जो कि एक्टिव कब होगी? शादी के तुरंत बाद। अरुण जी सही है ना? हाँ राजेश जी, लेकिन जो हिट है यहाँ पे
वो मून की हिट तो एग्जैक्ट, क्योंकि मून 1 डिग्री है और मार्स 2 डिग्री है, तो परफेक्ट हिट तो इसकी मून की मार्स पे बनी हुई है ना यहाँ पे। जी जी, जुपिटर को भी कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। हाँ वो भी 7 डिग्री है, वो 7 डिग्री। जुपिटर की भी है, वो जुपिटर भी की भी है। हिट है। हाँ जी। तो हर जगह इन्वॉल्वमेंट किस किस का आया? हस्बैंड का जुपिटर के साथ involvement। इन्वॉल्वमेंट आया इनकी मदर इन लॉ का, और मार्स के साथ भी इन्वॉल्वमेंट आया इनकी मदर इन लॉ का। राइट। तो यहां से इनको प्रॉब्लम शुरू हुई, और इन्होंने क्या किया, अब ये भी देखिए, इनके लग्न में जुपिटर था, हस्बैंड ने जॉब छुड़ा दी, कहा तुम मेरे साथ बैठो आके। तो जुपिटर सेल्फ है, हिट बना रहा है 7th हाउस पे, और 7th हाउस ने क्या कहा, आओ मेरे साथ बैठो। लॉजिक को पकड़िए। तो हिट स्ट्रांग हो गई कि नहीं हो गई? कंजक्शन हो गया तो। कंजंक्शन भी हो गया, प्लस उस हिट का पूरा इफेक्ट मिलना शुरू हो गया 7th हाउस को। इनके हस्बैंड की प्रैक्टिस धीरे 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 करके खत्म हो गई। क्यों? इन्होंने अपने जुपिटर को बहुत स्ट्रांग कर दिया, और जहां वो हिट बना रहा था वहीं पास में बैठ गई जाके बगल में। लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करिए। हमारी हिट जिस जिस डायरेक्शन में बन रही होती है, हम वहां से उसका सामान हटाते हैं। संगीता मैम सही कह रहा हूं कि नहीं? हमारी हिट जिस डायरेक्शन में बन रही होती है, हम वहां से उसका सामान हटाते हैं, ना कि जाके और सामान रख देते हैं वहां पे। उस ऑब्जेक्ट को हमें वहां से रिमूव करना होता है। यहां पे क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट वहीं चला गया। तो फिर वो इनके हस्बैंड के करियर को खत्म करेगा कि नहीं, मतलब हस्बैंड को प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा? क्या इस एंगल से हम लोग चार्ट देखते हैं कभी? अगर देखें तो प्रॉब्लम सामने दिखेगी। कोई टेक्निकलिटी नहीं यूज की गई है इसमें, उतनी ही बातें यूज की गई हैं जितना आप सभी को मालूम है। वो तो फिर दोनों एक दूसरे को, दोनों को प्रॉब्लम आई ना राजीव जी। बिल्कुल प्रॉब्लम हुई, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? 7th हाउस में जो मून बैठा है, कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ होगा कि इनके हस्बैंड का मन ही नहीं करता होगा काम पे जाने का। करेक्ट। ये सोच के कि काम तो चल ही नहीं रहा है। मून पे हिट कौन दे रहा है? जुपिटर। जुपिटर किस चीज का कारक है? पूजा पाठ का कारक है। उसने क्या किया, इनके हस्बैंड को भी पूजा पाठ में लगा दिया। समझिएगा बात को। और घर में टोटली पूजा का एनवायरनमेंट बन गया होगा। तो जब पूजा पाठ का एनवायरनमेंट बन गया, लग्न में जुपिटर है, तो वो 7th हाउस का विनाश ही कर देगा, हिट है अगर तो। और दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फिर तो सर। तो अब इन लोगों ने क्या किया, अपनी डेस्टिनी खुद खराब करी कि नहीं करी? अगर इनका ट्रांसफर हुआ था, ये 12th हाउस को यूज करके निकल लेती, तो मून भी यूज हो जाता वहां पे। अभी हम बीएनएन भी देखेंगे और अष्टक वर्ग भी देखेंगे, तो हमें यह समझ में आएगा कि हिट का अष्टक वर्ग पे कितना असर पड़ता है, जो कि अभी तक हम लोग ने कभी कंपेयर नहीं किया होगा। हम अष्टक वर्ग करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते प्लेनेट अगर आपस में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हिट में है, तो अष्टक वर्ग क्या दे पाएगा, कुछ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ठीक है ना? राइट। तो अब देखिए, अब एक बार ये बातें इतनी तो क्लियर हो गई। अभी और भी हिट है इनके चार्ट में। जैसे कि एक बात इन्होंने ये कही कि मेरे जो सेकंड सन हैं, उनकी वाइफ से मेरे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। तो सेकंड सन कौन सा हाउस हो गया? 7th हाउस। 7th हाउस हो गया। 7th हाउस मतलब इनका सेकंड सन, उसकी वाइफ कौन हो गई? लगन। उसकी वाइफ का हाउस फिर कौन सा हो गया? इनका लगन। फर्स्ट
फर्स्ट हाउस में जुपिटर, तो ये खुद हो गई, बैठा साथ में कौन है, मार्स। जो उन्होंने बात कही कि मेरी छोटी बहू हार्श है, तो वो बात दिखती है कि नहीं दिखती है? बिल्कुल। इस चार्ट को पहले अगर हमने देखा होता, अगर किसी ने देखा होता, तो वो कह सकता था इनसे कि नहीं, कि आपकी जो सेकंड सन की वाइफ आएगी वो थोड़ा सा हार्श नेचर की होगी, या उसके साथ आपकी बनेगी नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस तरीके से थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करिए। अब देखिए, अब यहाँ पे बीएनएन को देख लीजिए एक बार, कौन किसको फॉलो कर रहा है, इसको जरा सा ध्यान में दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर ट्राइन वाइज चलते हैं। अच्छा छोड़िए, जुपिटर छोड़िए, ट्राइन के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं 4, 8, 12 का ट्राइन। देखिए 4, 8, 12 का ट्राइन क्या कह रहा है? सन इज देयर, खाली सन। 4, 8, 12 में केवल सन है। सन जुपिटर को फॉलो कर रहा है? नहीं, खाली सन ही है। 4, 8, 12 को पहले एक बार समझ लीजिए। 4, 8, 12 में सन है 3 डिग्री का। अच्छा, ट्राइन को समझने के पहले ये समझिए कि इनका जो पुष्कर नवमांश है, उसमें केवल सन ही एक ऐसा प्लेनेट है जो पुष्कर नवमांश में आ रहा है। नोट कर लीजिए। तो पुष्कर नवमांश में अगर सन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सन, अब चूंकि ऐसा प्लेनेट आया है जिसकी एक ही राशि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका 9th हाउस का रिजल्ट इनको सन जब जब एक्टिव होगा तो अच्छा मिलेगा। मतलब भाग्य इनका साथ अच्छी तरह से देगा जब सन की कहीं पे मैप में एक्टिवेशन होगी। पुष्कर नवमांश का यही तो मतलब हुआ कि वो प्लेनेट अच्छा रिजल्ट हमको दे देगा। तो जनरली ऐसा देखने में आता है कि चार्ट्स में अगर सन अच्छा है तो वो गवर्नमेंट का कारक है, पिता का कारक है, नेम एंड फेम का कारक है। तो ऐसे लोगों को जॉब गवर्नमेंट में मिल जाती है। अरुण जी ठीक कह रहा हूं ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद ये देखिए कि इनके कौन कौन से योग बने हुए हैं चार्ट में। जो केंद्र और त्रिकोण के योगों की हम लोग बात करते रहते हैं, वो भी एक बार देख लीजिए। देखिए, इनके लग्न में बृहस्पति बैठा है, जो कि स्वराशि का बृहस्पति है। तो केंद्र का एक पॉजिटिव योग हो गया, ये हो गया ना। उसके बाद जी मार्स भी है सर। मार्स इनके 5th हाउस का, यानी कि इनके त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में बैठा है। तो वो एक लक्ष्मी योग बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है ना। हाँ जी। और जुपिटर जो लग्न का स्वामी होके लग्न में बैठा है, ये कौन सा योग बना रहा है? केंद्राधिपति, सॉरी, हंस योग। हंस योग। अरुण जी बताइए। स्वराशि में बैठा है ना सर वो, ये मेरे को नहीं पता ये कौन सा सर हंस योग बना रहा है, हंस योग। चलिए हंस योग मान लेते हैं। अरे मतलब कुल मिला के अच्छा योग बना रहा है। हाँ जी। केंद्र का केंद्र में बैठा का एक एक योग हो गया इनके चार्ट में। सर कौन बना रहा है हंस योग सर? देखिए यहाँ पे संगीता में बात ये हो रही है कि केंद्र में हमारे जो केंद्र के चार घर होते हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 9वां घर। अगर केंद्र में कोई ऐसा प्लेनेट है जिसकी राशि भी केंद्र में ही पड़ रही है, ओके, तो वो एक केंद्र का योग कहलाता है। ओके, ठीक है। और अगर त्रिकोण में कोई प्लेनेट बैठा है या उसकी राशि पड़ी है, वो केंद्र में बैठा है, या केंद्र में कोई प्लेनेट बैठा है उसकी राशि त्रिकोण में पड़ रही है,
तो उसको लक्ष्मी योग कहते हैं। तो ये सारे योग इनके चार्ट में थे और ये सब योग फलित हो रहे थे शादी तक। करियर बहुत अच्छा चल रहा था। सीपीएमटी में सिलेक्शन इन्होंने बताया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। उस समय सीपीएमटी होता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था और अच्छी जगह पोस्टिंग इनको मनमानी मिली थी। पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ था, क्योंकि उस जमाने में भाई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता था कि लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाया जाए। पुराना जमाना था वो। तो फादर ने इनको आगे बढ़ाया कि तुम पढ़ो, तो डॉक्टर बन गई। लेकिन गड़बड़ी इनकी कहां से शुरू हुई? गड़बड़ी इनकी शुरू हुई जैसे ही 7th हाउस एक्टिवेशन में आया। तो 7th हाउस ने ये सारे कमाल कर दिए। इसलिए अगर आपसे कोई कह रहा है कि जो हिट एक्टिव नहीं है उसको ट्रीट मत करो, तो अब आप लोग मानेंगे इस बात को? अगर कोई हिट एक्टिव नहीं है, वो इम्पोर्टेंट हाउस को पकड़ के चल रही है, तो उसको ट्रीट कर लीजिए आज, नहीं तो कल वो अपना इफेक्ट देगी आपको। राजीव जी, ये जो योग बन रहा है गुरु का केंद्र में, इसका नाम क्या है? इसका नाम मुझे अभी थोड़ा सा स्लिप हो गया है। केंद्र हंस योग सर, हंस योग। हंस योग। हाँ जी सर, ये पंच महापुरुषों में से एक है जो जुपिटर के इसको द्वारा बनता है। महापुरुष योग में से एक है, पंच महापुरुष योग बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक नहीं, है। केंद्राधिपति दोष तो वो होता है ना सर, जो वो उसको भी वो भी बोलेंगे ना इसको? नहीं, वो तो दोष होता है भाई। अगर लगन होगा तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। अगर जैसे इसमें बुध की राशि है तो उसको लगेगा केंद्राधिपति दोष, तो दोष अगर हो मरकरी केंद्र में हो तो। हाँ, मतलब वो भी हुआ नहीं ना। है, वो तो नेगेटिव चीज हो गई। ये मान लीजिए पॉजिटिव चीज है। इसको केंद्राधिपति योग बोल सकते हैं आप। तो जैसे सपोज करो सर, जैसे 10th हाउस में बैठा है जुपिटर अपनी राशि में 9th में, तो वो केंद्राधिपति दोष उसको बोलेंगे क्या? केंद्राधिपति दोष का मैं एक दिन क्लास लूंगा, वो एक अलग कंसेप्ट है। एक दिन उसको क्लियर करेंगे कि केंद्राधिपति दोष और नीच भंग दोष और नीच भंग राजयोग ये होता क्या है जी, है ना। इसको एक दिन करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी बहुत सेट डेफिनेशन होती है, वो याद है तो चार्ट देखते ही समझ में आ जाएगा है कि नहीं है। ठीक है जी सर। तो अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि हिट्स को हमको ट्रीट कर लेना है। ठीक। अब एक और इनके साथ बहुत बड़ी बात हुई, वो आप लोगों में से कोई उसको जो है एनालाइज करिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। बोलूं? हाँ जी, हिंट दीजिए। इनका रेजिग्नेशन हो गया, इन्होंने दे दिया, और वो रेजिग्नेशन 15 साल एक्सेप्ट नहीं हुआ। इन्होंने रिजाइन कर दिया, गवर्नमेंट में डाल दिया अपना रेजिग्नेशन, और इनका रेजिग्नेशन 15 साल नहीं एक्सेप्ट हुआ। और एक्सेप्ट भी कराया इन्हीं के एक बहुत नियर एंड डियर ने, तो उसने इनको बताया नहीं और एक्सेप्ट करा दिया। नहीं तो 15 साल बाद ये रीस्टेट हो जाती। रीस्टेट समझते हैं ना, गवर्नमेंट में ऐसा होता है। उसको लीव में दिखा के, लीव विदाउट पे करा के रीस्टेट करा लीजिए। तो जरा सा देखिए ऐसा क्यों हुआ होगा। इसमें दशा का भी रोल होना चाहिए फिर राजीव सर? बिल्कुल होना चाहिए। 11th हाउस ने किया होगा मेरे। 11th हाउस क्यों करेगा? ये फ्यूचर क्योंकि वो इसमें एक मिनट सुमन जी, ये फ्यूचर दृष्टि जो लिख के आ रहा है, मैम का क्या नाम है? वीना जी नाम सर है। वीना मैम, आप बिल्कुल बोल भी नहीं रही हैं, आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा। खैर कोई बात नहीं, चेहरा न दिखे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंटरेक्शन। मैंने बताया था हंस योग बन रहा था। अच्छा, आप ही क्योंकि बोल और रहे हैं। केंद्राधिपति दोष। अच्छा, नहीं, मैंने बोला था ना केंद्राधिपति दोष क्यों नहीं है, क्योंकि लग्नेश है, इसलिए केंद्राधिपति दोष नहीं, इसको नहीं मानेंगे। ठीक 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 ठीक। अच्छा वीना जी, अगर वो केंद्र में मतलब लगन में नहीं होता तो माना जाएगा केंद्राधिपति दोष? एक्चुअली में पता क्या होता है अरुण जी,
बुध की और गुरु की राशियां केंद्र में आती हैं दोनों। अगर मान लो 3 और 6 लगन में होगा और मरकरी वहां बैठेगा तो लग्नेश मरकरी है तो उसको नहीं लगेगा, फिर गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा। ओके ओके ओके, गॉट इट। जो लग्नेश होगा ना उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। ये जो मैंने बताया इसको जरा सा थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए। भाई सबसे बड़ी बात पकड़िए, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। सबसे बड़ी 10th बात, हाउस का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा हुआ है इसलिए 10th का लॉर्ड 6th में बैठा है। 6th हाउस से यहाँ पे क्या मतलब, 11th में बैठा है। थर्ड हाउस में होना चाहिए, थर्ड का 9th में बैठा है। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि प्रॉब्लम आई डॉक्यूमेंटेशन में। 3rd हाउस। तो डॉक्यूमेंटेशन की जब भी बात आएगी तो हम 3rd हाउस को पकड़ेंगे। हाँ जी, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन इनका जो है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में बहुत देर हो गई, डिले हो गया। सैटर्न हुआ तो सैटर्न को पकड़ेंगे। 7th हाउस सैटर्न का 3rd हाउस पे सैटर्न की 180 की हिट है इनके 3rd हाउस। 36 यस 180 यस। तो 3rd हाउस पे जो हिट है इसने और भी कुछ काम किए होंगे। क्या किए होंगे? इनके एफर्ट्स को भी डिले किया होगा। इन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए एफर्ट्स भी नहीं किए होंगे, जल्दी गिव अप कर दिया होगा। अब इनकी दशा चेक करके ये देखा जा सकता है कि जब जब ये इवेंट हुए क्या वहां पे कोई इनमें से प्लेनेट एक्टिवेटेड थे, है कि नहीं? डायनेमिक प्रॉमिस में तो होनी चाहिए एक्टिवेट वहां पे, तभी तो वो इवेंट होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए ये चार्ट कितना अच्छा बता रहा था और कैसा ट्रेजिक निकला। इमेजिन ही नहीं कर सकते सर, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। अब इनका अष्टक वर्क खोल लीजिए आप लोग अपने अपने मोबाइल्स में। चार्ट तो सबके पास सेव होगा ना। जो लोग मोबाइल से कॉल कर रहे हैं वो रहने देना खोले, जो मोबाइल से क्लास कर रहे हैं। आप बोल दीजिए अगर किसी के पास है तो अष्टक वर्ग के नंबर। चल आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए अगर आप। मैं अष्टक वर्ग के नंबर बोल रहा हूं, आप लोग इनका ब्लैंक चार्ट बना लीजिए। पहले 6 नंबर लगन का चार्ट एक बना लीजिए। 9 6 नंबर। पर अगर किसी का चार्ट आ जाए तो हम शुरू में तो किसी को इतना नेगेटिव बोल भी नहीं सकते, अगर दिख भी जाए तो। 6 नंबर नहीं है इनका, लगन 9 नंबर का था। सॉरी 9 नंबर का बना लीजिए। चार्ट सबने स्टडी किया, कोई बोल भी नहीं रहा है कि लग्न इनका 9 नंबर का था। हाँ, मैंने बोला था। सच बोला था। अब देखिए 9 नंबर से ही पॉइंट बोल रहा हूं, लिखते जाइए। 9 नंबर मतलब इनके लग्न में 28 पॉइंट है। 9 नंबर राशि में 28 पॉइंट है। 10 नंबर राशि में 23 पॉइंट है। 11 नंबर राशि में 27 पॉइंट है।
12 नंबर राशि में 28 पॉइंट है। 1 नंबर राशि में 26 पॉइंट है। 2 नंबर राशि में फिर 28 पॉइंट है। 3 नंबर राशि में फिर 28 पॉइंट है। 4 नंबर में भी 28 पॉइंट है। 4 नंबर तक हो गया सबका। हाँ जी। 5 नंबर में 31, 6 नंबर में 32। राजीव जी, मैंने ये जगन्नाथ होरा पे बनाया था, उसमें पॉइंट्स डिफरेंट आ रहे हैं। आप किसी और सॉफ्टवेयर पे बता रहे हैं क्या? देख के मैं तो जितना भी एनालिसिस करता हूँ, जितना भी कंसल्टेंसी करता हूँ, सब एस्ट्रोसेज से ही करता हूँ। ओके, क्योंकि एक एक दो दो पॉइंट का ना डिफरेंस आ रहा है। मैंने जगन्नाथ होरा पे बनाया हुआ था ये। कोई बात नहीं, आप समझने के लिए जो हम लिखा रहे हैं वही लिख लीजिए। ओके सर। तो कहाँ तक हो गया था? सर 10 6 नंबर 11 6 नंबर में आपने लिखा होगा 32 पॉइंट। हाँ जी। हाँ। फिर 7 नंबर में लिख लीजिए 35 पॉइंट। 8 नंबर में 23 पॉइंट। हो गया पूरा? हाँ जी। अब जरा मुझे सबसे पहले बताइए, इनके लग्न में कितने पॉइंट आ रहे हैं? 28 और 7th हाउस में कितने आ रहे हैं? 28 बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेम लेवल पे थे। दोनों की हाँ अच्छी बनती बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वली अटैच होंगे। कोई एक दूसरे को सुपरसीड नहीं करेगा। लेकिन ये अष्टक वर्ग समझाने का मेरा एक रीजन ये है कि हम केवल अष्टक वर्ग से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे अष्टक वर्ग में 28 पॉइंट दोनों तरफ बराबर हैं। फिर भी इनके हस्बैंड ने एक बार कहा छोड़ो हटाओ, जॉब मत करो। इन्होंने जॉब छोड़ दी। जबकि इनको इस अष्टक वर्ग के हिसाब से तो दोनों जने की इक्वल वॉइस होनी चाहिए थी ना भाई। एक दूसरे की बात दोनों जने बराबर मानते और कोई भी एक दूसरे की गलत बात नहीं मानता। एम आई करेक्ट और एम आई नॉट करेक्ट? लेकिन क्या है, इनके 7th हाउस में मून बैठ गया। मून है इनका मन। तो इनका मन कहाँ चला गया? स्पाउस के पास। स्पाउस ने जो कहा सही कहा, ये फीलिंग आ गई इनके अंदर। और ये आई थी जब मेरे पास, तो भी वो यही कह रही थी भाई, जैसा जैसा इन्होंने कहा, हस्बैंड भी आए थे साथ में, जैसा जैसा इन्होंने कहा हम करते गए। तो देखिए यहाँ पे मून ने कितना बड़ा खेल खेला। खेला कि नहीं खेला? हाँ जी। डेस्टिनी ब्रेकर का काम किया कि नहीं किया? हाँ जी। अब उसके बाद जरा देखिए इनके 10th हाउस और 11th हाउस का क्या निकल रहा है। 10th हाउस और 11th हाउस देखिएगा, राशि नहीं। सर इसमें तो लग रहा है कि जो काम करेंगे बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहेगा इसमें। आप पॉइंट बता दीजिए मुझे एक बार, मेरे सामने नहीं खुला हुआ है। हाँ जी 10th हाउस में 32, 11th हाउस में 35। और चार्ट का मैक्सिमम कहाँ पे है? 11th हाउस। 11th हाउस। तो इसका मतलब हुआ ये जो काम करेंगी उसमें इनको बहुत लाभ होगा। इनके प्रोफेशन से ही इनको मैक्सिमम लाभ दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ जी। तो जब तक इनका प्रोफेशन हिट से अफेक्टेड नहीं था, तब तक इनका प्रोफेशन बहुत बढ़िया चल रहा था। इनके सीएमओ जो थी, इनकी सीएमओ समझते ना,
चीफ मेडिकल ऑफिसर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, तो वो एक लेडी इनकी सीएमओ थी, वो बहुत फास्ट फ्रेंड हो गई थी इनकी। तो अगर हम जहाँ वर्क कर रहे हैं वहां का हेड हमारा बहुत फास्ट फ्रेंड हो जाए तो कैरियर हमारा अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है? अच्छा हो रहा है। लेकिन गड़बड़ इनका कब शुरू हुआ? शादी के बाद। तो मतलब फिर एक बार ये बात, जैसे 9th हाउस में 31 प्लैनेट नंबर है और 10th में भी अच्छे हैं, तो इनका लक फेवर करते रहना नहीं चाहिए था, चाहे थोड़ा सा ही करे। यही तो बताने की बात मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लक भी फेवर करेगा, डेस्टिनी भी फेवर करेगी, लेकिन कब करेगी? जब हम अपनी फ्री विल को अपनी डेस्टिनी के हिसाब से अलाइन करके चलेंगे, तभी चलेगा। इनका लक इनको बिल्कुल फेवर करता, लेकिन कब करता? जब ये 9th हाउस के लॉर्ड के हिसाब से 12th हाउस को बराबर यूज कर रहे होते, ट्रांसफर ले लेते थे। ट्रांसफर इनको ले लेना था। इस चार्ट को आप लोगों के सामने रखने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो केवल यही है कि एक तो ये चार्ट बहुत सुंदर लग रहा है देखने में पहली नजर में, लेकिन उतना ही विपरीत रिजल्ट आया है इसका। दूसरी चीज क्या है कि इस चार्ट में एक चीज सीखने को मिलती है कि डेस्टिनी, कर्मा और फ्री विल आपस में बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसको हम लोग नहीं मानते हैं। हम क्या कह के चलते हैं? जो भाग में होगा वो मिलेगा, यही तो कहते हैं। तो जो भाग में होगा वो मिलेगा, लेकिन जो फ्री विल में लिख के दिया गया है वो करो। फ्री विल हमारे हाथ में है, डेस्टिनी हमारे हाथ में है, कर्मा हमारे हाथ में है। कर्मा अलाइनमेंट करो। तो जो चार्ट आपसे मांग रहा है वो आपको देना पड़ेगा। यहां से ये बात समझ में आती है, कोई चार्ट खराब नहीं होता, कोई चार्ट अच्छा नहीं होता, सब चार्ट इक्वल होते हैं। किसी बड़े आदमी का चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि वो बड़ा क्यों है। वो बड़ा इसलिए है कि वो अपने प्लैनेट्स के हिसाब से अपनी फ्री विल को यूज कर रहा है, केवल इसलिए बड़ा है। ठीक है, यहां तक भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोले। ऑब्जेक्शन नहीं है सर, पर मतलब आप स्टोरी नहीं बताते और ये एनालाइज नहीं करते तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। समझ पाती, बिल्कुल समझ पाती। केवल चार्ट को उस वे में देखिए। केवल मेरा कहने का मतलब है, कोई भी चार्ट आ जाए तो उसको ऊपर ऊपर से देख के कभी ये डिसाइड मत करिए कि ये चार्ट बहुत अच्छा है या ये चार्ट बहुत खराब है। थोड़ा सा सिर्फ मून को पकड़ पाए हम, मून समझ रहा था मून का एक्टिविटी, पर सैटर्न का नहीं समझा था। सैटर्न और जब आप इस चार्ट, आपके पास ये चार्ट आता, जो आपके पास इस चार्ट को भेजता वो आके बताता ना अपने बारे में थोड़ा सा, कुछ तो लॉजिक वहां से मिलता, कुछ आइडिया वहां से मिलता। फिर जब आप इस चार्ट की हिट्स को चेक करते, कुछ आइडिया वहां से मिलता, अरे इसके साथ तो ऐसा हो सकता है। फिर जब आप इसके अष्टक वर्ग को देखते तो दोनों कंट्रेरी है आपस में। अष्टक वर्ग कुछ और कह रहा है, हिट्स कुछ और कह रही हैं। तो आप क्लाइंट से पूछते ना कि भाई क्या हुआ था आपके साथ, तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर निकल के आ जाएंगी। अभी हम लोग ने दशाओं को तो छोड़ दिया है, क्योंकि 1948 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 72 से कैरियर शुरू हुआ था। अब 72 से लेके अब तक की दशाओं को एनालाइज कौन करे? आप लोग भी पक जाओगे। पर अभी उनकी मून की है, मून की एमडी है, मून की एडी है। क्या होना चाहिए उसमें? मून का ही, मतलब इन्वॉल्वमेंट सारा मून का ही दिखा रहा है। 8th हाउस एंड 7th हाउस नहीं, एमडी केतु की है। केतु की है, केतु की है। नक्षत्र लॉर्ड राहु है और एडीएल मून की है, नक्षत्र लॉर्ड मार्स। हाँ, एडी मून की है। तो क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से?
अरे एक नॉर्मल सी बात बताइए, एकदम मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ एकदम सही बता दीजिए, मतलब एक गैस मारिए। सर मोन का रिजल्ट मार्च दे रहा है, जो 5/12 दे रहा है। ठीक है, और उन्होंने 5/12 का जैसे काम छोड़ दिया तो फिर इनको दिक्कत आने लगी। देखिए जब इस लेवल पे आके आपसे कोई पूछे कि मेरे साथ इस समय ये हो रहा है, तो उसका एक बहुत सटीक जवाब होता है। कहते क्या, देश काल परिस्थिति का असर हमेशा एस्ट्रोलॉजी पे पड़ता है। जो आप पूर्व में करके आए हो, जो आपने अपनी डेस्टिनी के साथ पूर्व में किया है, उसके रिजल्ट आपको सारी जिंदगी मिलेंगे। इसीलिए तो मैंने शुरू में एक एग्जाम्पल कोट किया था वीनस केतु वाला बच्चे का, कि अगर शुरू में उसको सेट कर दिया जाए तो वो सारी जिंदगी सही चलेगा, ज्योतिष नहीं भटकेगा। नहीं तो वो ज्योतिष भटकता रहेगा सारी जिंदगी। कुछ बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात क्लियर हो रही है? हाँ जी बिल्कुल सर। राजीव जी जैसे बहुत अच्छा समझा रहे हैं। जैसे अभी इनकी जो पीढ़ी है राहु की चल रही है, तो अगर इसको हम कनेक्ट करें तो क्या अभी इस वक्त ये अपने मतलब जो इनकी औलाद है या बच्चे हैं उनके पास है अभी? हाँ मैंने बताया तो था, ये अपने एल्डर सन के साथ ही रहती है, हस्बैंड वाइफ दोनों। हाँ जी, क्योंकि 5th हाउस में राहु है। हाँ। राहु की चल रही है जी। अब इनकी ही डेस्टिनी से इनके बच्चों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, इसको भी समझ लीजिए। चार्ट है सबके पास? हाँ जी है। खोल लीजिए चार्ट को। अभी अष्टक वर्ग पे फिर से आते हैं। देखिए इनकी फैमिली मतलब सन, इनकी फैमिली मतलब सन, ठीक है ना? और इनका एल्डर चाइल्ड भी सन, बड़ा लड़का, ठीक। अब इनकी फैमिली और इनका एल्डर चाइल्ड इस समय फाइनेंशियली, इस समय मतलब इस चार्ट के हिसाब से फाइनेंशियली कैसे होंगे, वो ये चार्ट हमको बता देगा। फाइनेंस का कौन सा हाउस होता है? सेकंड हाउस। अब इनके सन को पकड़ लीजिए, 12th में। इनके सन से सेकंड हाउस देखिए, सन से सेकंड हाउस में इनका जो है फर्स्ट हाउस आ रहा है, उसका ट्राइन देखिए 159 बना के, यानी कि इनके सन के सेकंड हाउस में जुपिटर मार्स है, ठीक है। उसको फर्स्ट हाउस मानिए और 159 का ट्राइन वहां से देख लीजिए। सर एक बार ये दोबारा बताओ, ये समझ नहीं आया, मतलब जुपिटर मार्स इनके। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार क्या, जितनी बार नहीं समझ में आएगा उतनी बार बताऊंगा। भाई इनकी फैमिली को हमको देखना है, ठीक है, और फैमिली के लिए या इनके सन को भी, मतलब इनके बड़े लड़के को पकड़ लीजिए तो वो इनका सन प्लेनेट बताएगा हमको। अच्छा प्लेनेट लिया है, ठीक है जी, प्लेनेट सन बताएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैमिली के लिए क्या होती है? पैसा होती है ना। हाँ जी। फाइनेंस का हाउस होता है सेकंड हाउस। अब इनके सेकंड हाउस के ट्राइन को पकड़ लीजिए, मतलब सन से सेकंड हाउस के ट्राइन को पकड़ लीजिए। 159। हाँ 159 में देखिए क्या है, जुपिटर मार्स राहु सैटर्न। इसको अरेंज कर लीजिए।
सबसे कम डिग्री का मार्स हो गया, जुपिटर, राहु, सैटर्न। राहु सैटर्न। मार्स जुपिटर राहु सैटर्न, ठीक है, ये तो ट्राइन आ गया। और सन से सेकंड हाउस जो है वो फाइनेंस का है, तो उसमें 2 ही प्लेनेट बैठे हैं, जुपिटर और मार्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फैमिली क्या कर रही, क्या करती होगी तो सही होगी, क्या नहीं करती होगी तो नहीं सही होगी। जुपिटर मार्स में कौन सा प्लेनेट है जो डेस्टिनी खराब करता है? मार्स। अगर ये फैमिली मार्स को यूज कर रही होगी, अगर इनकी फैमिली में मार्स से रिलेटेड काम हो रहा होगा, तब तो ये सस्टेन कर पा रहे होंगे। अगर ये मार्स को नहीं यूज कर रहे होंगे तो इनकी फैमिली दिक्कत में होगी, फाइनेंशियल। तो इनकी फैमिली का मतलब क्या हो गया, ये एस्ट्रोलॉजर के पास आई है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि फैमिली में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तभी तो आई है। अगर लड़का बढ़िया कमा रहा होता, अच्छी अर्निंग होती, तो इनको कोई दिक्कत होती नहीं। तो इसका मतलब यहां से आप इनसे पूछिए कि क्या आपका लड़का, अब मार्स के क्या क्या काम है वो तो हम लोग को पता है। हाँ जी। आप इनसे पूछिए कि आपका जो एल्डर चाइल्ड है या आपकी फैमिली में ये काम है क्या, कोई करता है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ इस फैमिली को क्या, कौन सा प्लेनेट अलाइन करना पड़ेगा, मार्स। तो मार्स अलाइन नहीं है, तो इसका मतलब इस फैमिली के सब लोगों में क्या चीज भरी पड़ी होगी, एंगर। सब बहुत गुस्से वाले लोग होंगे, गुस्से वाले। जमीन से रिलेटेड सबके लफड़े होंगे। कैसे लफड़े, किसी की कोई जमीन किसी की कहीं फंसी होगी, या किसी को कोई प्रॉपर्टी मैटर में प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा होगा, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स पूछ लीजिए इनसे। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्स को अगर ये फैमिली लेके चलेगी तो इनके यहाँ जितने भी लोग हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां से फैमिली के जो सस्टेन होने के लिए जरूरत है वो कौन सा प्लेनेट है वो हमको पता चल गया। वो कौन सा प्लेनेट है, मार्स। मार्स है। अब इनके खुद के चार्ट में भी देख लीजिए, इनको सारी प्रॉब्लम मार्स की वजह से आई है। हाँ जी। मार्स मतलब हस्बैंड। तो चार्ट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि मार्स को सही कर लो। तो अब ये खुद तो अपने मार्स को नहीं सही कर पाएंगी, इस एज में आके क्या अपने हस्बैंड को सही करेंगी। लेकिन बच्चे तो कर सकते हैं। तो बच्चे अगर मार्स को सही कर लेंगे तो वो प्रॉस्पर हो जाएंगे। अब इस चार्ट पे किसी को भी कुछ बोलना हो तो बोलिए, कोई बात ना समझ में आई हो वो पूछ लीजिए। तो सर मार्स के लिए क्या करें? मार्स को यूज करना पड़ेगा, जिम करो, मतलब जिम वगैरह जाएंगे। मार्स की जो एक्टिविटीज है उनको अपने लाइफ पैटर्न में लाना पड़ेगा। मतलब जमीन पे सोए और जिम वगैरह जाएं, जो भी है। जी तो सर ऐसे में एल्डर सन को करना चाहिए या फैमिली में हस्बैंड भी कर सकते हैं मार्स को अलाइन? सन के इस चार्ट के सन के सेकंड हाउस में ये चीजें आई हैं। सन जो है फर्स्ट, आप समझिए सन फर्स्ट चाइल्ड भी होता है, सन फैमिली भी होती है। तो अगर फैमिली के सेकंड हाउस में फैमिली के फाइनेंस में बाधक आ गया मार्स, और बड़े लड़के के फाइनेंस में भी बाधक आ गया मार्स, हाँ जी। तो इसका मतलब है इस फैमिली का जो डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट है वो मार्स है। सर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस फैमिली में करना है तो सजेस्ट कर सकते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है तो मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस मार्स के लिए।
इनकी इस चीज से एक बात और यहाँ से निकल के आती है। देखिए, ये अभी मेरे पॉइंट आया है दिमाग में कि ये लेडी जो है ये डॉक्टर थी और ये सर्जन थी, तो ये मार्स को यूज कर रही थी। सर्जरी का कारक भी तो मार्स है। हाँ जी। फिर बाद में जब इन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस में आई तो सर्जरी, भाई प्रैक्टिशनर सर्जरी नहीं करता, जो क्लिनिक बना के डॉक्टर बैठे हो सर्जरी थोड़ी करते हैं, कंसल्टेशन है, वो केवल कंसल्टेशन करते हैं। तो इन्होंने मार्स का यूज वहां पे बंद कर दिया, प्रॉब्लम बढ़ गई, हस्बैंड की प्रैक्टिस भी चली गई और प्रॉब्लम एग्रवेट होती चली गई। तो प्रॉब्लम कौन लाया? मार्स लाया। कुछ बातें क्लियर हो रही है यहाँ से? कम से कम हम अब अपने चार्ट में तो देख सकते हैं ना कि हमें क्या दिक्कत दे रहा है। रेमेडी मत करिएगा कोई, ठीक है? मतलब अभी मेरा कहने का मतलब है कि अभी जब तक 10-20 चार्ट ना इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए तब तक अपने और नियर एंड डियर पे कोई रेमेडी मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई रेमेडी बैकफायर कर गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सर ये जब भी चार्ट देखेंगे तो पहले हिट चेक करेंगे चार्ट्स के अंदर। जो इतने दिन से हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें यही पैटर्न तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें चार्ट को स्टार्ट कहाँ से करना है। सर मैंने 2 ही क्लास से अभी ग्रुप में ज्वाइन किया है, इसलिए अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, 2 ही चार्ट देखे हैं अभी। चलिए कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे ही चार्ट हमारे सामने आएगा, जैसे ही चार्ट हमारे सामने आएगा हमें समझ में आ जाएगा कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। हम क्या करते हैं, सीधे एस्ट्रो वास्तु पे दौड़ लगा देते हैं या सीधे BNN पे पहुंच जाते हैं। अरे भाई पहले समझ तो लें कि इस चार्ट में है क्या, ये चार्ट का क्रक्स क्या है। क्रक्स समझ में आ गया तो अगर लॉजिक समझ में आ गया तो उस चार्ट को सही करने का लॉजिक भी अपने आप निकल के आएगा। राजीव जी एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। जैसे हम पुष्कर नवांश में जो प्लेनेट आया उसको बहुत अच्छा मानते हैं, हाँ, और अगर वही प्लेनेट बाधक या मारक हो फिर क्या करेंगे? फिर भी अच्छा होगा? वो कैसे रिजल्ट देगा? मारक किसको बोलते हैं? 2nd और 7th का लोग। वो मारक क्यों कहलाता है? जब दशा में आता है तो फिर दिक्कत होती है। 2nd हाउस 8 का 12 है। जी बताइए। 7th हाउस है, वो 8 का 12th हाउस होता है, और 8th से 8th 3rd हाउस होता है, और 2nd हाउस 3rd का 12th होता है, इसलिए इनको मारक हाउस बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए सब लोग। थोड़ा स्लो बोलिए प्लीज। वीना जी एक बार फिर से धीरे लिखवा दीजिए। 7th हाउस 8th हाउस का 12th हाउस है, और 8th से 8th 3rd हाउस है, और 2nd हाउस 3rd का 12th। 3rd का 12th। 3rd का 12th हो जाता है ना 2nd हाउस, तो इसलिए 2nd और 7th हाउस मारक हाउस होते हैं। इसीलिए 3rd हाउस को 8th हाउस से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। ये इसमें वीना जी 2nd और 7th मारक होते हैं, 2nd और 12th नहीं। 2nd और 7th मारक होते हैं, क्योंकि 2nd 3rd का 12th है और 7th 8th का 12th है, इसलिए। जी ये भी मारक जब भी होते हैं ना जब लग्न के शत्रु हो, लग्नेश के, जब भी मारक भाव लिया जाता है ना, या हमेशा ही होते हैं मारक? नहीं, ये हमेशा ही 2nd और 7th हाउस मारक हाउस होते हैं। नहीं, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर वो लगन के मित्र होंगे तो मारक में नहीं लिया जाएगा। कहते हैं ना मारक की, सुनिए, कहते हैं ना मार्केश चल रहा है। हाँ जी। मार्केश क्या होता है? मृत्यु तुल्य कष्ट। अरे मार्केश चल रहा है का मतलब क्या होता है? मतलब 2nd हाउस या 7th हाउस के प्लेनेट की दशा चल रही है। दशा चल रही है, हाँ। उसी को मार्केश बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर जुपिटर है
समझिएगा। सेकंड और सेवेंथ हाउस में किसी का भी लॉर्ड अगर जो लॉर्डशिप जुपिटर के पास है तो वो मारक होते हुए भी मार्केश के रिजल्ट जनरली नहीं देता है। उसमें फिर जुपिटर के और संबंध भी देखे जाते हैं, क्योंकि जुपिटर अपने आप में एक शुभ प्लेनेट है। और बाकी के केसेस में जो भी प्लैनेट्स हैं, अगर मार्केश की दशा चल रही है तो उनकी रेमेडी मस्ट है। वीना जी ठीक कह रहा हूं ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। सर क्या इसमें वीनस भी आएगा? जैसे वीनस में शुभ ग्रह है तो ये वीनस के साथ भी अप्लाई होगा या सिर्फ जुपिटर के साथ? वीनस के साथ भी होगा, सिर्फ जुपिटर को छोड़ के। ठीक है सर। क्यों? क्योंकि जुपिटर देव गुरु बृहस्पति है। हाँ जी। पर यही अगर नवमांश हो जाए तो सर जी, यही प्लेनेट अगर नवमांश में आ जाए तो कोई भी मार्केश या बादकेश तो भी अपना इफेक्ट देगा, लेकिन हम लोग जो जो दशा पकड़ते हैं वो लग्न से पकड़ते हैं, D1 चार्ट से पकड़ते हैं। हाँ जी। इसलिए मेन इफेक्ट D1 चार्ट से ही दशा का देखा जाएगा। मार्केश हो रही है क्या? जुपिटर की महादशा में जुपिटर अगर मान लीजिए कोई स्कॉर्पियो एसेंडेंट का है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात हो रही है भाई। हाँ जी। देखिए संगीता मैम ने पेन रख दिया तुरंत। अगर स्कॉर्पियो एसेंडेंट में जुपिटर सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सबको पता है। हाँ जी। हाँ जी। अगर वो सेवेंथ हाउस में बैठा भी है तो भी जुपिटर की दशा में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो दशा अच्छी जाती है। वीना जी आप क्या कहती हैं? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। लेकिन अगर उस जुपिटर का संबंध कहीं पे राहु से बन रहा है या जुपिटर का संबंध केतु से बन रहा है, फिर तब प्रॉब्लम क्या होगा? करेगा। तब प्रॉब्लम आएगी। सर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। हाँ जी। सर ये पुष्कर नवमांश क्या चीज है? पुष्कर नवमांश का एक डिग्री का सेट होता है आपके ट्राइन के हिसाब से। वो आपके ग्रुप में यहाँ पे किसी के पास होगा तो शेयर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपको। हाँ जी ठीक है सर। अगर सर वही क्वेश्चन रह गया। सर ग्रुप में भेज दीजिए। सर ग्रुप में भेज दीजिए, मेरे पास भी नहीं है। ग्रुप में भेज ग्रुप में दूंगा। भेज दीजिए। अगर वो पर्टिकुलर प्लेनेट उस डिग्री में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जब वो प्लेनेट एक्टिव होगा तो वो जिन हाउसेस की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है उनके मैक्सिमम रिजल्ट देगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छे रिजल्ट देगा, मैक्सिमम रिजल्ट देगा। अगर 6-12 की लॉर्डशिप लेके कोई प्लेनेट जुपिटर पुष्कर नवमांश में है और वो बंदा उस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, तो 100% उसका कंपटीशन क्लियर होगा। लेकिन 12th हाउस के भी रिजल्ट उसको उतनी ही तीव्रता से मिलेंगे जितनी तीव्रता से 6th हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं प्लैनेट के पुष्कर नवमांश में होने की वजह से। अब 12th हाउस के क्या रिजल्ट है वो आप सबको पता है। हाँ जी। तो यहाँ तक वही क्वेश्चन है सर, वही क्वेश्चन है। जैसे वर्गोत्तम हो गया और ये नवमांश हो गया, अगर ये बाधक मारक है तो फिर ये मतलब नवमांश में होने से वर्गोत्तम होने का प्लेनेट का मतलब ये हो गया वो प्लेनेट बहुत मजबूत स्थिति में है। तो अगर वो बुरे हाउस का तो मजबूत, बुरे हाउस के भी मजबूत रिजल्ट देगा। बुरे मतलब काम मजबूत स्थिति में होने का मतलब है प्लेनेट अच्छे हाउसेस की लॉर्डशिप लेके चल रहा है तो रिजल्ट अच्छे वाले बहुत मजबूती से देगा। हाँ। खराब हाउसेस की लॉर्डशिप लेके चल रहा है तो उनके भी रिजल्ट बहुत मजबूती से देगा। जैसे राहु केतु वर्गोत्तम हो गए अगर किसी के और 5th हाउस में केतु आ गया और 11th हाउस में राहु आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ?
तो ये हाउस तो अच्छे है पर प्लेनेट खराब है, लेकिन वो वर्गोत्तम हो गए तो अच्छे देगा। अरे प्लेनेट खराब है लेकिन उनकी पोजीशन तो देख लीजिए। पोजीशन अच्छी है तो अच्छे पोजीशन रिजल्ट अच्छी देंगे। है, प्लस अगर मान लीजिए वो अच्छी राशि में बैठ गए जाके। हाँ। जैसे केतु और राहु को कौन सा प्लेनेट कंट्रोल कर सकता है? जुपिटर। अगर केतु जुपिटर की राशि में चला जाए, हाँ। और केतु अगर जुपिटर की 12 नंबर राशि में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आ गया, तो उस केस में राहु 11th हाउस में जाएगा तो वहां पे उसको 6 नंबर की राशि मिलेगी। तो 6 नंबर बुध हो गया। हाँ जी। तो उस केस में इस चार्ट में राहु बुध के फल देगा। जब बुध की महादशा आएगी तो राहु के फल मिलेंगे। समझ में आया? राहु जिस साइन में बैठता है उसके रिजल्ट देता है। मेरे हॉरोस्कोप में ऐसे ही है, कन्या लगन में राहु है और मीन राशि में केतु है। तो तभी तो आप इतना रिस्पॉन्स कर रही हैं। सर मेरा भी कह सकते हैं ना सर कि अगर जुपिटर की दृष्टि भी हो केतु या राहु पे तो वो भी इफेक्ट करती है। सही बात है, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। सर अच्छा भी माना जाता है ना केतु जुपिटर की राशि में? हाँ बिल्कुल अच्छा होता है। हाँ जी। खराब रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ जी। तो आज की क्लास जी सर एक क्वेश्चन और सर, राहु और जुपिटर, सर अभी जुपिटर का ट्रांजिट होगा और वो राहु से मिलेगा, तो सर क्या क्या सर चांडाल योग बोलते हैं, तो वो बुरा ही होता है क्या? जुपिटर राहु का ट्रांजिट, जुपिटर राहु देखिए एक बात समझ लीजिए, चार्ट में अगर जुपिटर राहु की तरफ जा रहा है, राहु जुपिटर की तरफ जा रहा है, तो एक दिन ये बात आपसे हो चुकी है। तो सारी दुनिया कहती है कि बहुत खराब योग है, बहुत खराब योग है, बहुत खराब योग है, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति से बात करके देखिए किसी टॉपिक पे, आप खाली ए और बी बोलेंगी, वो आपको जेड तक बताएगा। मतलब चीजों को इतना एलेबोरेट करके बताएगा। राहु की प्रॉपर्टी आ गई ना, तो उस केस में अगर वो राहु को यूज कर रहा है, चाहे वो अपनी नॉलेज में ही यूज कर रहा हो, चीजों को एलेबोरेट कर रहा है, तो ये उसके लिए एक गोल्डन कॉम्पोजिशन है। ट्राइन में जब आएंगे, ट्राइन में जब आएंगे तो रिजल्ट अलग होगा। ठीक है। एक लेडी के चार्ट में भी सर ट्रांजिट का जुपिटर राहु पे आएगा 5th हाउस पे। जब एरीज में जुपिटर अप्रैल में आएगा तो जुपिटर और राहु, ट्रांजिट का जुपिटर राहु पे आ रहा है इन लेडी के चार्ट में भी 5th हाउस पे। तो जुपिटर राहु पे ट्राइन में आएगा तो जुपिटर मतलब सेल्फ, राहु मतलब प्रॉब्लम। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। जुपिटर केतु के ट्राइन में आएगा तो जुपिटर मतलब सेल्फ, केतु मतलब डिटैचमेंट। सैटर्न के ट्राइन में केतु आएगा तो सैटर्न मतलब प्रोफेशन, केतु मतलब डिटैचमेंट। सैटर्न के ट्राइन में जब राहु आएगा तो सैटर्न का मतलब प्रोफेशन, राहु का मतलब एक्सटेंशन, प्रोफेशन से दूर करेगा, प्रोफेशन को बड़ा करके प्रोफेशन से दूर करेगा, कहीं दूर जाके प्रोफेशन करना पड़ेगा। राजीव जी ऑकल्ट वालों के लिए तो जुपिटर, ये गुरु चंडाल योग बहुत बढ़िया चीज है ना? जी जी, अकल्ट वालों के लिए सैटर्न और मून भी अच्छा है। सर जैसे मेरी हॉरोस्कोप में 8th हाउस में 1 नंबर साइन है और वहीं पे मार्स नेटल चार्ट में है जी, और अभी राहु का ट्रांजिट उस पर चल रहा है। जब जुपिटर का आएगा तो ये क्या डीप नॉलेज और ज्यादा इससे ऑकल्ट से जोड़ेगा? जुपिटर मार्स का जो ट्राइन होता है, जब ट्राइन में जुपिटर मार्स के पास आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है हेल्थ को लेके जी, क्योंकि मार्स देह भी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा वहां पे।
तो जब वो आने वाला हो तो उसके 10-15 दिन पहले आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, बहुत ही मतलब एक डीप नॉलेज है। चार्ट D1 चार्ट से सर ने इतना कुछ बता दिया और कुछ